अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, ये आपकी जो बुक है एवोल्यूशन के हवाले से, इसमें चैप्टर नंबर 5 है जो नेचुरल सिलेक्शन और वन लोकस जेनेटिक मॉडल के हवाले से। और वन लोकस जेनेटिक मॉडल को कंप्लीटली डिस्कस करने से पहले कुछ हम उससे रिलेटेड उसकी जो बेस है वो पढ़ेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, concerned with genotype and genotype frequencies, and then we'll discuss 4 major steps of a genetic model जो कि नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। जनरल सिलेक्शन मॉडल, वन लोकस मॉडल, इसके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे होंगे अपकमिंग कुछ लेक्चर्स में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स में हम टू लोकस मॉडल्स या मल्टी लोकस मॉडल्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन जीनोम में तकरीबन 30,000 जीन लोसाई हैं जिनको जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। और अगर हम सिर्फ इसमें एक लोकस पे फोकस करें, there is more than one allele because no evolutionary change can happen at a locus for which every individual in the population has 2 copies of the same allele। कि ऐसा नहीं होता कि पेड क्रोमोसोम में आप लोग जानते हैं जीन और एलील के हवाले से कि किसी भी एक क्रोमोसोम पे, मैं कहता हूँ क्रोमोसोम नंबर 9, तो उसका मतलब होता है 9th पेयर, वहां पे सेम लोकस पे जीन्स का एक पेयर मौजूद है। और ये जरूरी नहीं होता कि किसी पॉपुलेशन में भी ये सारी की सारी जीन्स या सारी की सारी अलील सिमिलर हो। अगर कभी ऐसा हो किसी स्मॉलर पॉपुलेशन में, तो हम कहते हैं वो अलील फिक्स्ड है उस पॉपुलेशन में, लेकिन यूजुअली वहां पे वो दोनों कॉपीज वेरी करती हैं और सिमिलर होना उनका जरूरी नहीं है। मॉडल्स ऑफ एवोल्यूशन एट अ सिंगल जेनेटिक लोकस, दे आर द सिंपलेस्ट मॉडल्स इन द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अगर वन लोकस मॉडल की हम बात करें तो ये सिंपलेस्ट मॉडल होता है इनहेरिटेंस को, नेचुरल सिलेक्शन को डिस्कस करने के लिए with reference to genes and genotype frequencies। और जो वन लोकस पॉपुलेशन जेनेटिक्स की थ्योरी है, इट इज कंसर्न्ड टू अंडरस्टैंड टू क्लोजली कनेक्टेड वेरिएबल्स, नंबर 1 जीन फ्रीक्वेंसी एंड नंबर 2 जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। दे आर इजी टू मेजर एंड द सिंपलेस्ट केस इज वन जेनेटिक लोकस विद 2 एलील्स। हम एक ऐसी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें हम सिर्फ 2 एलील्स को डिस्कस करेंगे, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, और फिर 3 जीनोटाइप्स भी होंगे इसमें, जिसे हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल ए, हेट्रोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल ए। इसके अलावा इस प्रीवियस जो है क्लासेस में भी आप डिस्कस कर चुके हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में। इसको हम पी स्क्वायर 2pq और q स्क्वायर के हवाले से पढ़ते हैं, जिसमें पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप को शो करता है, q स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप को शो करता है, जबकि 2pq ये जो दो हेट्रोजाइगोट पॉसिबिलिटीज होती है मेल फीमेल गेमीट्स के क्रॉस के दरमियान, अगर हम सिंगल जीन पेयर को कंसीडर कर रहे होते हैं, तो ये 2pq उसको दो जो हेट्रोजाइगोट है उनको शो कर रहा होगा। जबकि कैपिटल ए को हम पी से और स्मॉल ए को क्यू से शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरी नोटेशन भी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। Each individual has genotype made up of 2 genes at the locus and a population can be symbolized like this। पॉपुलेशन को आप जो है वो इस तरह सिंबलाइज कर सकते हैं, ये आपके पास 8 इंडिविजुअल्स हैं फर्ज कीजिए, जिनमें होमोजाइगस इंडिविजुअल्स भी नजर आ रहे हैं आपको और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल भी नजर आ रहे हैं। एक इमेजिनरी पॉपुलेशन, जस्ट एन एग्जांपल जो है वो मेंशन्ड है। अगर 8 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन में आप जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी देखना चाह रहे हैं कि कैपिटल ए कितने इंडिविजुअल्स हैं, तो आप देखिए 1 2 एंड 3, ये 3 इंडिविजुअल्स आउट ऑफ 8 इंडिविजुअल्स ये होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप शो कर रहे हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इस जीनोटाइप की 0.375, 3/8। अगर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को देख रहे हैं तो उनकी भी इसी तरह से 3 आपको जो है वो नंबर नजर आ रहे हैं, 1 2 एंड 3, तो उनकी भी फ्रीक्वेंसी ये आ रही है सेम। जबकि होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल सिर्फ 2 नजर आ रहे हैं, सो उनकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 0.25। In general, we can symbolize genotype frequencies algebraically, p square q square के हवाले से भी आपने पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पे कैपिटल P से होमोजाइगस डोमिनेंट को, कैपिटल Q से हेट्रोजाइगोट को, और कैपिटल R से होमोजाइगस रिसेसिव को इस टेक्स्ट में बार बार शो किया जाएगा। तो ये अल्टरनेटिव p स्क्वायर q स्क्वायर और जो है वो 2pq के हवाले से
ये भी जो है वो लेटर हम यूज कर रहे होंगे यहाँ पे. So they are measured simply by observing and counting the number of each type of organism in the population and dividing by the total number of organism in the population और population size. जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, इस तरह से हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो है वो सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं पर सिंगल एलील और जीन. The gene frequency is likewise measured by counting the frequency of each gene in a population. अगर हम जीन फ्रीक्वेंसी की इसमें बात करते हैं जो कि एक्चुअली अलील फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें हमें अब देखना होगा कि टोटल 8 इंडिविजुअल्स में हर एक के पास दो दो एलील्स थे. इट मींस टोटल 16 जीन्स पर लोकस उस पॉपुलेशन में 8 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन में हमें मिलेंगे. और उसमें स्पेसिफिकली अगर हम किसी एक एलील की बात करें इन द पॉपुलेशन अबव, तो कैपिटल ए 9 थे जबकि स्मॉल ए 7 थे. वो कैसे? अगर इस डायग्राम में आप दोबारा से देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. आउट ऑफ 16, 9 जो एलील्स हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर कैपिटल ए एंड 7 एलील्स दे आर स्मॉल ए. सो algebraically we can define ये p जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में p को हमने कहा था होमोजाइगस डोमिनेंट को शो करता है, जबकि स्मॉल लेटर में अगर p लिखा होगा इस टेक्स्ट में तो उसका मतलब ये होगा ये एक एलील की बात हो रही है, दैट इज डोमिनेंट एलील. और अगर स्मॉल लेटर में q लिखा हुआ है तो वो रिसेसिव एलील के हवाले से बात हो रही होगी कि एक रिसेसिव एलील की बात हो रही है यहाँ पे. तो टोटल एलील से इनको डिवाइड करके हम जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. P और Q को हम जीन फ्रीक्वेंसीज तो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये एलील फ्रीक्वेंसीज हैं, दे आर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिफरेंट एलील्स एट वन जेनेटिक लोकस. अब इसमें जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो P प्लस Q हमेशा हमें पता है 1 के बराबर होती है, इसलिए P जो जीनोटाइप कैपिटल ए है या जीनोटाइप PQ है उसके हाफ लाइक कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए, ये आपके पास दो एक होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप. हमने कैपिटल ए को अभी अभी कहा कि कैपिटल ए बेसिकली ये P के इक्वल है और हेटेरोजाइगोट Q के इक्वल है. अब यहाँ पे अगर आप P फाइंड आउट करना चाहें तो उसका एक और मेथड भी होता है कि अगर आपके पास जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो ये कैपिटल ए यहाँ पे भी मौजूद है आपके पास, यानी डोमिनेंट एलील P प्लस हाफ जो पोर्शन है हेटेरोजाइगोट का वो भी डोमिनेंट एलील वाला होगा. इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया गया है दैट यू कैन फाइंड डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव एलील बाय P प्लस 1/2Q, या Q को रिसेसिव एलील को हमने जीनोटाइप में जब देखा था कि स्मॉल ए ये किसके इक्वल है, तो हमने कहा स्मॉल ए इक्वल है R के, और कैपिटल ए स्मॉल ए किसके इक्वल है, हमने अभी अभी पढ़ा ये प्रीवियस स्लाइड में कि ये इक्वल है Q के. सो अगर आप स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी लेना चाह रहे हैं जिसको हमने Q के इक्वल लिया है, स्मॉल Q के इक्वल, तो वो R यानी स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी होगी प्लस उसमें हम हाफ Q यानी हाफ हेटेरोजाइगोट से भी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. तो ये हमारे पास ये इक्वेशन से भी हम P और Q जो कि स्मॉल लेटर में यहाँ पे मेंशन्ड है, रिसेसिव एलील्स या डोमिनेंट एलील जो एलील फ्रीक्वेंसी है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो P प्लस Q इज इक्वल टू 1, और जो हेटेरोजाइगोट है उसमें P और Q दोनों एलील जो है वो इंक्लूडेड है. The calculation of gene frequency from genotypic frequencies is highly important. कि जो जीनोटाइप से हमने कैपिटल P जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट है या कैपिटल R जो कि होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप की बात है, नॉट जीन, उससे हम जीन की फ्रीक्वेंसी या एलील की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो उसके लिए इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार यूज भी हो रही होगी. लेकिन यहाँ पे वो ये भी लिख रहा है कि अल्टरनेटिव ट्रू नहीं है, दैट इज जीन फ्रीक्वेंसीज कैन बी सॉर्टेड आउट, कैन बी कैलकुलेटेड from the genotype frequencies and the opposite is not the true. कि अगर आपके पास genotype frequencies given है, कैपिटल P कैपिटल R कैपिटल Q given है, तो आप उससे P plus Q फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन अगर रिसेसिव एलील P स्मॉल या Q की फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उससे कैपिटल R कैपिटल Q या कैपिटल P फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत से दूसरे फैक्टर्स अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, वो इंक्लूडेड हो जाते हैं. सो population genetics, they try to answer the following question: if we know the frequency or genotype of one generation, तो फिर उसमें नेक्स्ट जनरेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी. अगर हमें एक जीन की फ्रीक्वेंसी पता है, जैसे यहाँ पे बीटल की एग्जांपल्स है,
कि शुरू में आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हाइट बीटल्स आपको ज्यादा नजर आ रही हैं, बाद में कम है। तो अगर एक जनरेशन में कैपिटल ए या स्मॉल ए, या हम जिसे हम कह रहे थे कैपिटल पी या कैपिटल क्यू या आर, उसकी फ्रीक्वेंसीज अगर हमें पता है तो दूसरी जनरेशन में क्या होंगी, ये कॉमन क्वेश्चन होता है। और इट इज वर्थ लुकिंग एट द जनरल प्रोसीजर बिफोर गोइंग इनटू द पर्टिकुलर मॉडल्स। कि जनरली जेनेटिस्ट जब वन लोकस टू लोकस मॉडल की बात करते हैं तो वो किस तरह के जो है वो स्टेप्स अपनाते हैं फॉर गेटिंग आउट द जीन फ्रीक्वेंसी इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। इसको देखने के लिए हम एक सिंपल सा मॉडल देखते हैं कि अगर हम फाइंड आउट करते हैं जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन वन जनरेशन, जिसको हम जो है वो लिखेंगे जनरेशन एन, फर्स्ट जनरेशन। उसमें जो मेटिंग रूल है इंडिविजुअल्स के अंदर, जो जाहिर है मीटिंग होगी, तो उसमें फ्रीक्वेंसीज ऑफ मीटिंग बिटवीन जीनोटाइप सेकंड स्टेप में वो डिटरमिन की जाएगी। और हमें पता है कि जब सिंगल जीन पेयर या मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपने पढ़ा, उसमें मेंडेलियन रेशियोज 3:1 वो आपने पढ़ी, उसको जो है वो कंसीडर किया जाएगा फॉर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीनोटाइप्स इन द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग। 1:2:1 और 3:1 फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियोज आपने पढ़ी थी। फिर इन फ्रीक्वेंसीज को जो है वो ऑल मीटिंग्स के साथ जो है वो ऐड किया जाएगा, और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज एट बर्थ उनको फाइंड आउट किया जा सकता है। इस जनरेशन में से हम कहेंगे n+1। और फिर फर्दर कोई भी सिलेक्शन जो फिटनेस को डिटरमिन करती है या अडल्ट इंडिविजुअल बनने तक उस पर असर करेगी, उसको हम फाइंड आउट करके जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज अडल्ट पॉपुलेशन में जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। We can begin at any arbitrary chosen starting point in the generation n। जो स्टार्टिंग जनरेशन है उसको हम n लिखेंगे, एंड जो सेम पॉइंट पे वही जनरेशन अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसे हम कहेंगे n+1। और ये कुछ स्टेप्स हैं जो जेनेटिक मॉडल को डिटरमिन करने के लिए यूज होते हैं। नेचर सिलेक्शन बेसिकली दो तरह से ऑपरेट कर रही होती है, जिसको पॉपुलेशन जेनेटिक्स में भी डिटरमिन किया जाता है। ये गिवन एग्जांपल में आप स्टार्टिंग पॉपुलेशन देख रहे हैं डिफरेंट स्नेल्स की, जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं। ओवर प्रोडक्शन हुई, सारे जो है वो कलर्स यहाँ पे डोमिनेंट है, और जो ब्राइटली कलर्ड है वेरिएशन उसमें जो आ रही है, उसी की वजह से कंपटीशन डेवलप हुआ है। प्रीडेटर्स को ब्राइटली कलर्ड स्नेल्स इजीली नजर आ रही है, इसलिए ब्राइटली कलर्ड स्नेल्स लेस एडेप्टेड हैं, और जो ब्राउन कलर जो उनका बैकग्राउंड एरिया आपको नजर आ रहा है वो मोर एडेप्टेड है। सो इससे डिफरेंशियल सर्वाइवल होगी और फिर डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। कि ब्राउन कलर स्नेल्स उस एरिया में डोमिनेट कर जाएंगी एज कंपेयर टू ब्राइटली कलर्ड स्नेल्स। सो नेचुरल सिलेक्शन के दो बेसिक वेज हैं जिसके थ्रू ये ऑपरेट कर रहा होता है। नंबर वन, बाय द डिफरेंसेस इन सर्वाइवल चांसेस and by the differences in fertility। anyhow ये associated points तो हैं, लेकिन यहाँ पे दो theoretical extremes में से हम जो first extreme है इसको commonly use कर रहे होंगे। at one, the surviving individuals of all genotypes they produce the same number of offsprings and selection operates only on survival, कि ये भी एक जो है extreme है। दूसरी, individual of the all genotypes have the same survival but differ in the number of offsprings they produce। तो ये fertility जो उसमें भी वेरिएशन उसमें मौजूद हो सकती है किसी पॉपुलेशन के अंदर। Both kinds of selection probably operates in many real cases, but the models we shall consider all express selection in terms of differences in the chances of survival। कि जो survival के chances में differences हैं उसको हम इस मॉडल में डिस्कस कर रहे होंगे। This is not to suggest that selection always operates only on survival. It is to keep the model simple and consistent। एंड द मॉडल इन जनरल फॉर्म ऑफ फिगर ये जो सामने आपको नजर आ रही है जिसको हमने डिस्कस भी किया, मे लुक रादर कॉम्प्लिकेटेड अगर इसमें हम दूसरे फैक्टर्स भी इंक्लूड करें, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कट डाउन किया गया है ये एज्यूम करते हुए कि ना तो इसमें कोई जो है वो रैंडम नॉन रैंडम मीटिंग हो रही है, रैंडम मीटिंग एज्यूम कर रहे हैं कि सारे इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हम सबकी फ्रीक्वेंसीज को जो कैलकुलेट करना आसान हो, और हम इस चीज को भी एज्यूम कर रहे हैं कि नो सिलेक्शन इज ऑपरेटिंग, जैसा कि आपने हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में पढ़ा भी था। So these are the basic concepts with reference to जीन लोकस मॉडल। इसके बाद हम जेनेटिक लोकस मॉडल में एक एप्लीकेशन के तौर पे कुछ एग्जांपल्स और फर्दर उसकी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। That was all about today's lecture।